हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्लास 8 के ज्योग्राफी के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं, मतलब भूगोल के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ से भी उसको क्लिक करके देख सकते हैं चैप्टर फर्स्ट को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अध्याय 2 चैप्टर 2 है, जो है भारतीय कृषि। तो भारतीय कृषि से संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर को करेंगे हम। तो पहले समझते हैं कि कृषि क्या है, और इंडिया की बात करें तो भारतीय कृषि। तो कृषि क्या है? खेती करना, जिसे हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। खेती करना ही क्या है? कृषि है। अगर और इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके समझना चाहते हैं तो भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मछलियों को पालना, ये सब क्या है? कृषि कार्य है, जो कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कृषि समझ में आ गया, और इस कृषि को हम किसके संबंध में पढ़ेंगे? तो भारत के संबंध में पढ़ेंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको भारतीय कृषि। उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर का नाम ब्रेकडाउन हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि भारतीय और कृषि क्या है। बेसिकली अगर आप कहें एक लाइन में, तो खेती करना ही क्या है? कृषि है। और खेती क्या? ज़मीनों को, भूमि को जोत कर अनाज उपजाना, फल वगैरह उपजाना, सब्जियां उपजाना, ये सब क्या है? खेती है, जो कि कृषि है। तो समझ में आ गया। अब इसके सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर की ओर आ गए थे। तो ये हमारा पहला फ्रेंड्स सवाल अभ्यास प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू है। तो ये हमारा पहला सवाल, कृषि कार्य में शामिल है तो भूमि को जोतना, पशुओं को पालना, मछलियों को पालना, उपरोक्त सभी। एंड द करेक्ट ऑप्शन, जैसा कि मैंने बताया, भूमि को जोतना भी आता है, पशुओं को पालना भी आता है, मछली पालन भी आता है, तो ये सभी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है? ये हमारा दूसरा सवाल है। तो क्या सी खेती की जाती है? तो गहन खेती की जाती है, गहन कृषि की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा सवाल देखेंगे, इनमें से कौन रबी समूह, रबी की फसलों से संबंधित है? फ्रेंड्स, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है रबी फसल और खरीफ फसल। तो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रबी फसल और खरीफ फसल किसे कहते हैं और क्या क्या होते हैं। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, और आगे क्वेश्चन आंसर में मैं इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूं और मटर क्या है? रबी फसलें हैं। जूट की फसल मुख्यतः होती है, तो जूट की फसल मुख्यतः कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बिस्कोमान उपलब्ध कराती है, तो बिस्कोमान क्या उपलब्ध कराती है? किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराती है। तो इस तरह से हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिया। अब खाली स्थानों को भरना है, तो ये इसका भरेंगे फ्रेंड्स हम। तो इसको देखते हैं, पहला सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला सवाल है, स्थानांतरित कृषि को डैश भी कहते हैं। तो स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं हम? तो दहन कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? दहन कृषि। तो यहाँ तक ऐसे आप लिख सकते हैं, दहन कृषि, इस तरह से हो जाएगा। कृषि साफ साफ यहाँ पे लिख देता हूँ, दहन तो आप समझ गए हैं, कृषि यहाँ पे लिख देता हूँ, दहन कृषि। तो समझ में आ गया। दूसरा सवाल, उत्तरी बिहार में डैश और डैश की खेती वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। तो वाणिज्यिक कृषि को समझेंगे, जो भी खेती बिजनेस के पर्पज से की जाती है, बिजनेस के पर्पज से, व्यापार के पर्पज से, उन सबको वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप तंबाकू की खेती कर रहे हैं, तंबाकू समझते हैं, सिगरेट वगैरह में तंबाकू मिलाया जाता है, तो तंबाकू खेती कैसी खेती है? वाणिज्यिक कृषि, क्योंकि वो बिजनेस के पर्पज से की जाती है। वैसा नहीं कि तंबाकू कोई पिएगा तो नहीं तो आदमी भूखा रह जाएगा, मर जाएगा। तो तंबाकू क्या है, किस लिए किया जाता है? तो वाणिज्य, मतलब बिजनेस के पर्पज से किया जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। तो उत्तरी बिहार में डैश और डैश की खेती वाणिज्यिक कृषि है। तो किसकी खेती? तो मखाना कौमा केला, और के बाद आप क्या लिखेंगे? तंबाकू। तो इसकी खेती क्या है? वाणिज्यिक कृषि है। अगला सवाल करेंगे यहाँ पे हम, तीसरा नंबर सवाल, जायद फसल का उदाहरण है। तो जायद फसल क्या होता है? तो जायद फसल का उदाहरण क्या है? रबी और खरीफ के बीच में बोया जाने वाला फसल कैसा फसल होता है? जायद फसल कहलाता है। तो जायद फसल में कौन कौन सा है? तो तरबूज को आप देख सकते हैं, तरबूज, ककड़ी, खीरा, और सब्जियां, बहुत सारी सब्जियां, सब्जियों में बहुत सारा आ सकता है। तो तरबूज, ककड़ी, खीरा, और सब्जियां भी अगर आप लिखना चाहें तो सब्जियां ऐसे लिख सकते हैं, सब्जियां। ये सब क्या है? जायद फसल का उदाहरण है। अगला सवाल, किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को डैश सुविधा उपलब्ध होती है। तो कैसी सुविधा उपलब्ध होती है? तो वित्तीय सुविधा उपलब्ध होती है। वित्तीय मतलब पैसे से संबंधित सुविधा उपलब्ध होती है, फाइनेंस से रिलेटेड। तो अगला सवाल अगर आप देखें तो 5वां नंबर सवाल है, जैविक खादों में भूमि से उर्वरता शक्ति डैश है। तो क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। जैविक खादों से भूमि की उर्वरता शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। तो इस तरह से हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिया फ्रेंड्स। अब आते हैं सवाल जवाब की ओर।
तो हमारा पहला सवाल है जो कि 50 शब्दों में उत्तर देना है, कृषि कार्य किसे कहते हैं, कृषि किसे कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, खेती करना ही प्राथमिक क्रिया को कृषि कहते हैं, खेती करने की प्राथमिक क्रिया को कृषि कहते हैं। भूमि को जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मत्स्य पालन, ये सब क्या है, कृषि के कार्य हैं। तो इसमें तीनों आ जाता है, फल फूल उपजाना भी, पशुओं को पालना भी, मत्स्य पालन भी। जैसा कि मैंने ऊपर में किया कि ये तीनों क्या है, कृषि के कार्य अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ये कृषि के कार्य हैं। अगला सवाल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, रबी और खरीफ फसल में क्या अंतर है। तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, रबी फसल क्या है और खरीफ फसल क्या है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। मानसून आने के साथ ही अर्थात जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसको क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। तो ऐसी फसल को क्या कहा जाता है, खरीफ फसल कहा जाता है। एग्जाम्पल में धान, मक्का, जूट, मूंगफली, इन सब फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है। मानसून जैसे आया वैसे ही जून जुलाई में इसको बो दिया गया और देन आफ्टर अक्टूबर नवंबर मतलब ठंडा शुरू होते होते इसको क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो इस फसल को क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। एग्जाम एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद कीजिएगा आप। अगला, इसी का जस्ट अपोजिट होता है रबी फसल। अक्टूबर नवंबर में बो जाता है, जैसे हम इसको काटते हैं, खरीफ फसल को काटते हैं, वैसे ही उसके बाद हम रबी फसल को बो देते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में बोए जाने वाला और मार्च अप्रैल में क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। तो काटे जाने फसल को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि, ये सब क्या है, रबी फसल है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे थोड़ा गैप है। क्या गैप है, तो इसमें अगर आप देखें तो इस तरह देखिए, हमने जून जुलाई में बोया, अक्टूबर नवंबर में काट दिया, अक्टूबर नवंबर में बोया, मार्च अप्रैल में काट दिया। तो इसके बाद वाला जो महीना आया मई का महीना, और बीच में आप जून जुलाई आप मिला के ले रहे हैं तो इसमें से भी टाइम बच जाता है। तो इसमें जो फसल को बोया जाता है उसको हम कहते हैं जायद फसल, जैसा कि ऊपर आपने एग्जाम्पल में देखा था। तो इन दोनों के बीच में जो फसल को बोया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, जायद फसल, खरीफ फसल और रबी फसल। तीनों फसल आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब अगला फसल क्या है, जीवन निर्वाहन कृषि क्या है। तो जो कृषि जीवन निर्वाहन के लिए किया जाता है, मतलब ज़िंदगी को जीने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीवन निर्वाहन कृषि कहते हैं। जैसे जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य साधनों के अभाव से कृषि ही अर्थ प्राप्ति का स्रोत है। यहाँ तक आपको नहीं देखेंगे फ्रेंड्स, अगर आप जीवन निर्वाहन कृषि लिखें तो यहाँ तक भी लिख देंगे तो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ तक चल जाएगा आपको। मतलब वैसी कृषि जो जीवन निर्वाहन के लिए की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जीवन निर्वाहन कृषि कहते हैं। अगर आप इसको इतना एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे तो फिर चलेगा, इतना भी सही है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, व्यापारिक और बागवानी फसलों के बारे में क्या जानते हैं। व्यापारिक, तो व्यापारिक को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया फ्रेंड्स, अब बागवानी को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार फिर से इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो व्यापारिक फसलें, रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्च, गन्ना, ये सब क्या है, व्यापारिक फसलें हैं। रबर को छोड़कर बाकी फसलें बिहार में बहुत आयात में उपजाई जाती हैं। ये फसलें कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती हैं। मतलब जो उद्योग, मतलब बिजनेस के पर्पज से जो भी फसलें उगाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यापारिक फसल कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। ये उद्योग से रिलेटेड फसल है। मान लीजिए अगर गन्ना को नहीं उगाया जाएगा तो चीनी कैसे बनेगा। चीनी बनना क्या है, एक उद्योग है, बिजनेस है। तो बिजनेस क्या है, तो आप समझ गए होंगे कि व्यापारिक फसल किसको कहते हैं। जो बिजनेस के पर्पज से फसलें उगाई जाती है उसको हम व्यापारिक फसल कहते हैं। अगला है बागवानी फसलें। ये फसलें ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानी जाती हैं। केला, आम, चीनी, फूल आदि की घरेलू खपत खूब है। फूलों की खेती पूर्व त्योहारों, शादी ब्याह और औषधियों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इन सबको क्या कहते हैं, बागवानी फसल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं बागवानी फसल क्या है, व्यापारिक फसल क्या है। अगला है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो अधिकतम 200 शब्दों में देना आंसर आपको। तो पहला सवाल देख लेते हैं, बिहार की कृषि की क्या विशेषताएं हैं। तो बिहार की कृषि की विशेषताएं लिखना है। सच कहें तो ये पूरा निचोड़ है आपके चैप्टर का, क्योंकि बिहार में आप रहते हैं, बिहार से रिलेटेड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का किताब पढ़ रहे हैं, तो बिहार पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो बिहार की कृषि की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं, यहाँ पे पूर्ण विराम होगा। बिहार प्रांत की कृषि मानसून पर आधारित है। किस पर आधारित है, मानसून पर, यानी कि मौसम पर आधारित है। वर्षा पर निर्भर होने के कारण फसलों के उत्पादन की अनिश्चितता बनी रहती है। पर्याप्त वर्षा से अच्छी फसल होती है, जबकि अल्प वृष्टि से फसलों का नुकसान होता है। इस तरह यहाँ की फसलें प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती हैं। मतलब अगर वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छा होगा, वर्षा अच्छी नहीं होगी तो फसल अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से नुकसान भी उठाना पड़ता है, कभी कभी फ़ायदा भी होता है। तो आगे देखिए आप, खेती करने के पुराने तरीके हैं। खेती करने के तरीके पुराने हैं। हल, बैल, कुदाल, खुरपी ही प्रमुख उपकरण है। खेती श्रम पर अधिक आश्रित है। परंपरागत कृषि यहाँ की विशेषता है। तो जो बिहार के लोग हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, खेती के बहुत पुराने तरीकों पे डिपेंड करते हैं। नए आविष्कार नहीं हुआ, उपकरण नहीं है इनके पास कि जिससे ये खेती कर सकें।
छुपी हुई बेरोजगारी हमारी कृषि की खास विशेषता है। यहाँ परिवार के अधिकांश सदस्य फसल बुआई कटाई के दौरान कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसे में उन्हें स्वयं के लिए रोजगार लगा होना समझ में आता है, जबकि वे वस्तुतः रोजगार के अभाव में ही इन कार्यों में संलग्न हैं। तो इस तरह से आप बिहार की कृषि के बारे में लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर सवाल, कृषि किन कारणों से प्रभावित होती है? तो कृषि किन किन कारणों से प्रभावित होती है, इसको हम निम्नलिखित में आंसर देखेंगे। तो पहला पॉइंट है वर्षा पर निर्भरता। तो यहाँ पे डैश आप दे देंगे। तो भारतीय कृषि क्षेत्र का 1/3 भाग ही सिंचित है। सिंचित मतलब नहर बना के सिंचित किया गया। अदरवाइज जो 1/3 भाग है वो किस पे डिपेंड करता है, 2/3 भाग किस पे डिपेंड करता है, वर्षा पे डिपेंड करता है। 1/3 भाग ही, मान लीजिए कि 100 में से 33% भाग ही सिंचाई किया जाता है नहर वगैरह से। अब बाकी परसेंटेज है 67%, वो लगभग आपको क्या है, वर्षा के ऊपर डिपेंड करता है। तो शेष क्षेत्र मानसून की बारिश पर निर्भर करती है। कभी अल्पवृष्टि तो कभी अतिवृष्टि, कभी कम बारिश हुआ तो कभी ज़्यादा बारिश हुआ। तो दोनों ही स्थिति में फसल क्या होता है, प्रभावित होता है। कम बारिश होगा तब नुकसान है, ज़्यादा बारिश होगा तो बाढ़ आ जाएगा, डूब जाएगा। तो इस तरह से ये सब क्या है, बारिश को नुकसान पहुँचाते हैं, मतलब कृषि को नुकसान पहुँचाते हैं। खेतों के छोटे आकार, यहाँ पे डैश दिया हुआ है। भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। ज़मीन के पारिवारिक बंटवारे के कारण खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। चकबंदी के अभाव में भूजोत बिखरे हैं। छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी होते हैं। मतलब छोटे छोटे जो ज़मीन होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं, वो क्या होता है, आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी, लाभ नहीं देते हैं। तो और यहाँ खेतों की संख्या क्या है, बहुत छोटी छोटी है। तो ये भी एक कारण बन सकता है। भूमि का असमान वितरण, मतलब भूमि का जो बंटवारा है वो एक तरह से नहीं, अलग अलग है। भूमि का असमान वितरण से भी भारतीय कृषि प्रभावित है। अंग्रेजी शासन के दौरान भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई जमींदारी प्रथा ने किसानों का शोषण किया। स्वतंत्रता के बाद भू सुधारों की प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन इसमें गति लाने की आवश्यकता हुआ है, लेकिन अभी उतना काम नहीं करता है। इस तरह से ये भी कारण बन सकता है। अगला है कृषि ऋण। छोटे किसान बीज, खाद, कीटनाशक, श्रमिक आदि के लिए महाजनों या अन्य संस्थाओं से कर्ज ले लेते हैं। ऊंची सूद दर, कम उत्पादन, मौसम की बेरुखी, बिचौलियों के कारण किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में वे ऋण जो लोन लिए हुए हैं वो नहीं लौटा पाते। यह इनके कृषि उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कृषि को प्रभावित करने वाला। कृषि विपणन, अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपने उत्पादों को बिचौलियों व व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर हैं, जो उनको उचित मूल्य नहीं देते हैं। फसलों की अत्यधिक उत्पादकता को ना तो सही ढंग से बाजार में पहुंचा पाते हैं और ना ही बिक्री कर पाते हैं। बिचौलिए इस स्थिति का लाभ उठा लेते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कृषि को प्रभावित करने वाले कितने कारण थे। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कौन कौन से कारण थे। वर्षा पर निर्भरता, छोटे खेत, भूमि का असमान वितरण, कृषि ऋण, कृषि विपणन, मतलब बाजार नहीं है अवेलेबल। इस तरह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर लिया है। तीसरा सवाल जो है वो आपके राज्य में कृषि कार्य उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए क्या प्रयास हुए हैं, लिखिए। तो ये आप अपने टीचर्स की मदद से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा सवाल नहीं करेंगे, ये आपका प्रोजेक्ट कार्य है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कंप्लीट चैप्टर को कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे उद्योग आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मिल सकता है उद्योग, अगर आप नहीं देखे हैं तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।